हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अक्षय सिंह कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पता होगा, हमारे चैनल पर जो पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत है उसके 7वें एडिशन की सीरीज़ चल रही है। इससे पहले हमने कुछ लेक्चर्स लिए हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं वन बाय वन। तो इससे पहले हमने प्रेसिडेंट जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति, उसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है। उसका अगर उसको ना देखा हो आपने तो उसका जो लिंक होगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पार्ट 1 में हमने देखा था कि राष्ट्रपति के लिए अर्हता क्या होती हैं, साथ ही राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में कवर की हैं। तो उसको ना देखा होगा तो देख लीजिए जाके। आज हम इसका डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2। जैसा कि आप सबने बहुत बार सुना होगा, राष्ट्रपति की इमरजेंसी के दौरान शक्तियाँ जो होती हैं बढ़ जाती हैं, तो उनको जानेंगे अच्छे से। साथ ही राष्ट्रपति की देखेंगे वीटो पावर क्या होती है, प्रशासनिक शक्तियाँ क्या होती हैं, कूटनीतिक शक्तियाँ क्या होती हैं, और विधायी की शक्तियाँ क्या होती हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। और इन दी एंड लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारा भारत का राष्ट्रपति है उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, क्या वो केवल नाम मात्र का प्रशासक है या वास्तविक प्रशासक है। और साथ ही डिफरेंट जो हमारे संविधान सभा के लोग थे उन्होंने इनके संदर्भ में क्या कथन कहे हैं, इन सारी चीज़ों को आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो ये हमारा पार्ट 2 है, ध्यान रखिएगा। पार्ट 1 हम पहले ले चुके हैं, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और आज के इस लेक्चर में हम सारी चीज़ें समझेंगे जैसा कि मैंने बताया। तो लेक्चर में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बेशक आपने बहुत जगह पढ़ी होगा इससे पहले प्रेसिडेंट को, तो आज एक बार और इसमें पढ़ के देखिएगा। इधर उधर भटकने से क्या फ़ायदा। यहाँ पे अगर आधे घंटे आप दे सकते हैं तो उसको अच्छे से दीजिएगा और आपको कुछ ना कुछ जरूर अच्छा आउटपुट मिलेगा। और कोई भी अगर क्वेश्चन बनता है हमारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अच्छे से सॉल्व करने की स्थिति में भी रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, पार्ट 2 किसका, प्रेसिडेंट का। साथ ही अगर आपको कोई डाउट एंड क्वेरी आ रही हो तैयारी से रिलेटेड, तो ये हमारा देख सकते हैं, ये हमारा आईडी है इंस्टाग्राम का, यहाँ पे आके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी लेक्चर की पीडीएफ के लिए जैसा मैंने बता रखा है इस पर देख लीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा लेक्चर की पीडीएफ के लिए, यहाँ पे आप जा सकते हैं और लेक्चर की पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दी जाती है। जो भी लिंक होता है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पर। और बाकी कोई तैयारी से रिलेटेड दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ये मेरी आई है। तो पार्ट 1 में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, साथ ही जो राष्ट्रपति है हमारा उसकी अर्हताएँ क्या होंगी, शपथ किसके सामने लेता है और शर्तें क्या हैं। साथ ही साथ इसमें हमने ये भी देख लिया राष्ट्रपति का क्या पदावधि किस कब तक होती है, उसमें महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलती है, सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे कहाँ से हम, तो आज हम स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कर्तव्य जो होंगे उसको भी देखेंगे, और कितने प्रकार से इनको बांटा गया है, इन सारी चीज़ों को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कर्तव्य के संबंध में जो लेक्चर है हमारा, उसमें देख लेते हैं क्या। पहले देखते हैं राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति द्वारा जितनी भी प्रयोग की जाने वाली शक्तियां हैं और जितने वाले किए जाने कार्य हैं उनको कितने भागों में बांटा गया, तो 7 प्रकार के भागों में बांटा गया है। तो उनको देख सकते हैं। पहली बात, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जितने भी पार्ट हैं इनको अलग से एक 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे और इनको अच्छे से डिवाइड करके देखेंगे। तो पहला क्या है, कार्यकारी शक्तियाँ। दूसरी कौन सी शक्ति होती है, विधायी शक्ति होती है। तीसरी वित्तीय शक्ति होती है, न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, कूटनीतिक और सैन्य और आपातकालीन शक्तियाँ। तो आपातकाल में शक्तियाँ में आपको पता होगा 352, 56 और 60 जो हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद, और 365 भी ये आपातकालीन शक्तियों में देखेंगे। कार्यकारी शक्तियों में देखेंगे जितने भी मतलब मेंबर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के, साथ ही मंत्री परिषद हो गए, प्रधानमंत्री, इनकी नियुक्तियों के संबंध में देखेंगे। विधायी शक्ति में देखेंगे हमारा क्या होता है, जो अध्यादेश जारी किया जाता है। साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें, क्षमादान पता होगा आपको, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति आती है। न्यायिक शक्ति भी क्षमादान के अंतर्गत ही आती है, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत ही आती है, सॉरी, क्षमादान की शक्तियाँ, तो इसको भी देखेंगे। कूटनीतिक शक्ति देखेंगे, और सारी की सारी शक्तियाँ हम आज देखेंगे इसमें। तो देख लेते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं कार्यकारी शक्तियाँ। तो कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में क्या प्रावधान दिया गया है, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ व कार्य क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। पहला जैसे कार्य दिया गया इसमें क्या, कार्यकारी शक्तियों में राष्ट्रपति का क्या है, तो भारत सरकार के सभी शासन जितने होते हैं और कार्य होते हैं किसके नाम से किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो पहली कार्यकारी शक्ति क्या है, भारत सरकार के जितने भी शासन संबंधी कार्य होते हैं किसके नाम पे किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। बेशक उसको करता प्रधानमंत्री है, लेकिन नाम किसका होता है, तो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा जो दिया है इसमें, वह नियम बना सकता है। कौन सा नियम, कि अगर उसके नाम पर किए जाने वाले जो भी आदेश और अनुदेश दिए जाते हैं वो वैध हों, इसके तहत ये नियम बना सकता है क्या, राष्ट्रपति। तो यहाँ क्या दिया गया, वह नियम बना सकता है, ताकि उसके नाम पर जो भी कार्य किए जा रहे हैं और नियम दिए जा रहे हैं वो सब अनुदेश हैं वो सब वैध हों। तीसरी प्रकार की शक्ति क्या है कार्यकारी में, वह ऐसा नियम भी बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके और मंत्रियों को उक्त कार्य के लिए सहजता से वितरित हो सके। तो ये कौन सा तीसरा प्रकार कार्य है। चौथा क्या, प्रधानमंत्री और तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और जो मंत्री होते हैं वो प्रसाद पर्यंत काम करते हैं किसके, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 4 प्रकार की अपने कार्यकारी अभी शक्ति देखी, कौन कौन सी, शासन संबंधी जितने उसके कार्य होते हैं
सरकार के, तो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। साथ ही उसके नाम पर जितने भी कार्य किए जाते हैं उसके लिए क्या नियम बना सकता है वो, ताकि उसके द्वारा जो आदेश और अनुदेश हैं वो वैध हों। और एक और ऐसे नियम भी बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके। और चौथा क्या है, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री जो हैं उनकी नियुक्ति करता है। और साथ ही जो मंत्री होते हैं वो हमारे किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, एक अटॉर्नी जनरल जो होता है वो भी किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है, तो वो भी प्रसाद पर्यंत किसके काम करता है, तो करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा भी सकता है। तो ये क्वेश्चन बनता है, कई बार आपने देखा होगा पेपर में। 5वें नंबर का कार्य क्या दिया गया कि यही महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और उसके वेतन सारी चीज़ें निर्धारित करता है कौन, राष्ट्रपति। और महान्यायवादी जो होता है वही अटॉर्नी जनरल जो मैंने बताया, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जितनी भी लगभग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो हमारा, चाहे यूपीएससी हो, चाहे अटॉर्नी जनरल हो, चाहे कैग हो, चाहे SC/ST आयोग के अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, इन सबकी नियुक्ति कौन करता है, इन सारे की सारी, चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबकी नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति करता है। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर मोटी मोटी चीज़ ध्यान रखनी है आपको इसमें, तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, प्रधानमंत्री हो, मंत्रिपरिषद हो गए, इन सबकी जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति हमारा। तो यही चीज़ दी गई है। आगे क्या है, कैग की, जो भारत का कैग है उसकी क्या करता है, और मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, चुनाव आयुक्त हो गया, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हो गए, राज्यों के राज्यपाल हो गए, वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए, इन सबकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। साथ ही क्या करता है, केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी मांग सकता है किससे, प्रधानमंत्री से। अगर कोई ऐसा केंद्र का प्रशासनिक कार्य है जिस पे उसको संशय है और विधायिका के कार्यों के संबंध में जानकारी किससे प्राप्त कर सकता है, तो प्रधानमंत्री से उन संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है। आगे कौन सा कार्य दिया गया है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो लेकिन उस मंत्री परिषद उसका अनुमोदन नहीं करती है पूरी। तो मतलब क्या, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी एक मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया लेकिन जो पूरी मंत्री परिषद है उसका अनुमोदन नहीं किया गया, उसने अनुमोदन नहीं किया है उसका प्रस्ताव का, तो उस संबंध में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री से ऐसे किसी निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है। साथ ही SC/ST आयोग जो हो गए और पिछड़े वर्ग आयोग हो गए उनकी भी नियुक्ति करता है कौन करता है, तो हमारा राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखिएगा जितने भी हम कार्य पढ़ रहे हैं कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति की, ठीक है। नियुक्तियों के संबंध में जितने प्रावधान होंगे राष्ट्रपति के वो कार्यकारी शक्ति के अंदर आएंगे। साथ ही प्रतिवेदन जो मांगता है प्रधानमंत्री से वो भी कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आएंगे। और साथ ही एग्जीक्यूटिव शक्तियाँ आपको पता होंगी। और साथ ही क्या कि जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है ये भी किसके अंतर्गत आता है, तो ABC के अंतर्गत आता है, हमारे कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत प्रधानमंत्री की। आगे क्या आया, केंद्र राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य समझौते के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है। तो ये भी आपको पता होगा आर्टिकल 263 हमारा अंतर्राज्यीय परिषद के लिए, तो उसका भी गठन करता है राष्ट्रपति और उनकी कौन करता है, राष्ट्रपति। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और साथ ही क्या आगे, वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन करता है। जो भी केंद्र शासित राज्य हैं वहाँ पे एक प्रशासक को नियुक्त करता है और उसके द्वारा वहाँ पे प्रशासन करता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और क्या, या किसी क्षेत्र को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकता है। और साथ ही क्या, अनुसूचित जाति क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र जो है उनके प्रशासन की शक्ति भी किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है। तो ये सब किसकी शक्ति के अंतर्गत है, राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत है। तो ध्यान रखना है नियुक्तियों के संबंध में जितने प्रावधान है राष्ट्रपति करता है और किसकी कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। साथ ही जो प्रतिवेदन की मांग करता है प्रधानमंत्री से वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो भी कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। और जो ध्यान रखना, किसी भी शेड्यूल्ड एरिया जो हो गया, शेड्यूल्ड एरिया को घोषित कर सकता है, किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकता है। और अनुसूचित जाति और जनजाति जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के संबंध में भी जितने कार्य हैं वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। ये होगा किसकी, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो उसको देख लेते हैं। ये आपको पता होगा जो संसद मिलकर बनती है वो भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए यहाँ पे लाइन लिखी है क्या, राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग होता है। तो संसद किससे मिलकर बनती है, तो राष्ट्रपति और लोकसभा और प्लस राज्यसभा से मिलकर क्या बनती है, हमारी भारतीय संसद पूरी होती है। अभिन्न अंग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो भी बिल पास होते हैं लोकसभा और राज्यसभा से उनको अंतिम रूप में जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करता वो विधायक जो भी विधेयक होते हैं वो पूरे पारित नहीं माने जाते हैं। तो यही इसमें लिखा है, इसीलिए इसको अभिन्न अंग भी कहते हैं, किसका, संसद का। तो देख लेते हैं विधायी शक्तियाँ। वह क्या करता है, संसद की बैठक को बुला सकता है और कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता है।
तो क्या चीज़ ध्यान रखना है, संसद की बैठकों को भी बुला सकता है और स्थगित भी करता है। तो स्थगित कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लोकसभा को विघटित भी कर सकता है और संसद के संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसका भी आह्वान कर सकता है। तो ये विधायी शक्ति के अंतर्गत हो गई, मतलब ये संसद में शक्तियाँ अपनी प्रयोग कर रहा है राष्ट्रपति, इसलिए इसको विधायी शक्तियाँ कहते हैं। और विधायी शक्ति के अंतर्गत क्या है, संसद के 17वें वो सत्र को बुला सकता है, उसका विघटन कर सकता है और साथ ही क्या कर सकता है, तो उसको स्थगित भी कर सकता है। किसको, तो हमारे संसद के सत्र को। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा कुछ समय के लिए। और जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो भी आपको पता होगा, राष्ट्रपति ही उसको बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो हमारा लोकसभा का अध्यक्ष। तो ध्यान क्या क्या रखना है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत ये हो गई। और जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा करता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन उसको बुलाता कौन है, संयुक्त अधिवेशन को, तो राष्ट्रपति बुलाता है। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक चुनाव जब हो जाता है उसके बाद जो नई सरकार बनती है तो उसके प्रत्येक चुनाव के बाद क्या करता है, संसद के जो सत्र होता है पहला अधिवेशन उसको संबोधित करता है। तो पहला इसका अभिभाषण होता है, जब क्या होता है, जब नई चुनाव हो जाते हैं और नई सरकार बनती है तो उस समय संसद का सत्र बुलाता है और उसका क्या करता है, अभिभाषण करता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है, और संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। अगर कोई संसद में लंबित किसी प्रकार का विधेयक है और किसी अन्य संबंध में भी क्या कर सकता है, संसद को संदेश भेज सकता है। तो ये कौन सी शक्तियाँ हम पढ़ रहे हैं, विधायी शक्तियाँ पढ़ रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, इनको डिवाइड करके पढ़िएगा अच्छे से जब भी पढ़िएगा। और हम इससे पहले कार्यकारी देख ली हमने, विधायी देख रहे हैं। विधायी में तीसरी हमने देख ली शक्ति कौन सी है, चौथी देखते हैं कौन सी प्रकार की शक्ति है। चौथी शक्ति जो है विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है राष्ट्रपति के, वो है वह लोकसभा में के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं यदि, तो क्या होता है, लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन का अध्यक्षता सौंप सकता है। इसी प्रकार अगर राज्यसभा में सभापति और उपसभापति नहीं तो सदन के किसी भी सदस्य को वो क्या करता है, सभापति के तौर पर नियुक्त कर सकता है। तो मतलब अगर इन दोनों का पद रिक्त है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में, उसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, और जो राज्यसभा में सभापति उपसभापति होते हैं, अगर उनका जो पद है वो रिक्त है तो उस संबंध में क्या करेगा, राष्ट्रपति उस सदन के किसी सदस्य को उसकी अध्यक्षता सौंप सकता है उस सदन की। तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट क्या है, 12 मेंबर जो है नॉमिनेट करता है, आपको पता होगा किसमें, तो राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट करता है हमारा राष्ट्रपति। आपको पता होगा कौन कौन से क्षेत्र में, तो उसको टिक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, कौन कौन से क्षेत्र में राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मेंबरों को नॉमिनेट करता है। तो 12 मेंबर नॉमिनेट करता है और 4 प्रकार के क्षेत्र हैं। क्षेत्र देख लीजिए, साहित्य हो गई, विज्ञान हो गया, कला हो गया और समाज सेवा हो गया। तो ध्यान रखिएगा, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, तो 4 प्रकार के क्षेत्र हैं जिसमें कौन से राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है 12 मेंबर को, किसमें, राज्यसभा में। और क्षेत्र कौन कौन से, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, इन 4 क्षेत्र में 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है। राज्यसभा में करता कौन है, तो राष्ट्रपति करता है। और ये कौन से प्रकार की शक्ति है, तो विधायी प्रकार की शक्ति है राष्ट्रपति की, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। साथ ही 104वां जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होता उससे पहले तक की राष्ट्रपति क्या करता था कि 2 एंग्लो इंडियन को भी नॉमिनेट करता था, किसमें, तो लोकसभा में। तो ध्यान रखिएगा, 104वें अमेंडमेंट से क्या हुआ, जो पहले राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता था लोकसभा में, उसको जो प्रावधान था उसको हटा दिया गया है। साथ ही 104वें अमेंडमेंट से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, राज्य की विधानसभा में भी एंग्लो इंडियन का नॉमिनेट किया जाता था, तो उनके भी जो प्रावधान है उसको भी हटा दिया गया है। तो एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था नॉमिनेट करने का मेंबर्स का, उसको भी हटा दिया गया। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले राष्ट्रपति उनको भी मनोनीत करता था किसमें, तो लोकसभा में। अब केवल वर्तमान स्थिति ये है कि वर्तमान में सिर्फ राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में, और ये विधायी प्रकार की शक्ति है राष्ट्रपति की। आगे कौन सी शक्ति है, वह चुनाव आयोग से परामर्श कर सकता है कि संसद सदस्यों की निर्भरता पर प्रश्न का निर्णय करता है। तो क्या करता है, चुनाव आयोग से परामर्श करके क्या करता है, संसद के जो सदस्य हैं उनकी निर्भरता संबंधी जो प्रश्न है उस पर क्या करता है, निर्णय करता है। नेक्स्ट क्या है, संसद के कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक है। तो कुछ ऐसे विधेयक हैं जिनको क्या करता है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। तो ये इसमें लिखा है, और कौन कौन से विधेयक हैं, जैसे मान लीजिए भारत की संचित निधि से कोई धन है उसको खर्च करने संबंधी प्रावधान है, विधेयक है, या राज्यों की सीमा परिवर्तन या नए राज्यों का निर्माण या संबंधी जितने विधेयक हैं, इसमें क्या जरूरी होता है, तो इसमें राष्ट्रपति विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है। तो कौन कौन से प्रकार के विधेयक, अगर कोई कौन सा संचित निधि से धन खर्च करना हो सरकार को, साथ ही जो किसी नए सीमा के राज्य की सीमा को कम करना हो या किसी नए राज्य का गठन करना हो, इन सब में किसका, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी होती है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कौन से प्रकार की शक्ति है आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये एक प्रकार की विधायी प्रकार की शक्ति है राष्ट्रपति की। आगे क्या है, जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, अगर कोई विधेयक है जिसको लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में पारित कर दिया गया हो और आखिरी में जब तक उसमें राष्ट्रपति की सिग्नेचर नहीं होते हैं तब तक वो विधेयक क्या करता है, कानून नहीं बनता है।
तो जब वो उसके पास भेजा जाता है विधेयक राष्ट्रपति के पास, तो उसके पास 3 प्रकार के ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से उसको देख लेते हैं। पहला क्या है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति देता है। तो पहला अगर स्वीकृति देगा तो कानून बन जाएगा, इसमें कोई वही नहीं। दूसरा जो है विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। और तीसरी प्रकार की क्या है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। तो 3 ऑप्शन होते हैं। कोई विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो 3 प्रकार के ऑप्शन ध्यान रखिएगा। मतलब राष्ट्रपति के पास जो 3 होते हैं, स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, या स्वीकृति देता है, या फिर विधेयक को वापस भेज देता है। और जो विधेयक को वापस भेजने का प्रावधान है वो किस पे लागू नहीं होता है, तो वो धन विधेयक जो है हमारा, उस पर ये प्रावधान लागू नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक पर यह प्रावधान लागू नहीं होता है। जो विधेयक को वापस भेजने का कार्य करता है राष्ट्रपति, और धन विधेयक अगर है तो उस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ में लिखिए। आगे लिखा है संसद के पुनर्विचार के लिए, हालांकि संसद, पढ़ लीजिएगा इसमें क्या लिखा है, हालांकि यदि संसद को संशोधन या बिना किसी संशोधन के मतलब क्या करती है, अगर पुनर्विचार के लिए संसद अगर संसद के पास लौटाता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति संसद पर जो संसद के पास बिल वापस आता है राष्ट्रपति के द्वारा, संसद उसमें चाहे विचार करे ना करे, अगर उसको पुनः लौटा देती है पारित करके साधारण बहुमत से, तो क्या होगा, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा, यही लिखा है इसमें। साथ ही आगे क्या दिया है, राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है, तो तब राष्ट्रपति के पास भी कितने 4 प्रकार के ऑप्शन होते हैं, उनको देख लेते हैं। तब भी राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के ऑप्शन होते हैं, देख लेते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, विधायक जो विधेयक होता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के पास सुरक्षित भेजता है, उसके राष्ट्रपति के पास भेजता है किसी विधेयक को राज्य विधानसभा के, तो यह अनुच्छेद 201 के अंतर्गत आता है। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति, अगर कोई राज्यपाल जो है वो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष भेजता है, तो उसके राष्ट्रपति के पास फिर भी 3 ऑप्शन होते हैं। पहला क्या, स्वीकृति दे या स्वीकृति सुरक्षित रख ले। ये दोनों तो प्रावधान सेम है, जैसा कि संसद भेजती विधेयक तो स्वीकृति दे या सुरक्षित रख ले स्वीकृति, तो ये दोनों प्रावधान सेम है। लेकिन जो यहाँ पे तीसरा प्रावधान है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रावधान जो दिया है प्रावधान इसमें, जो जब राज्यपाल कोई विधेयक किसके राष्ट्रपति के समक्ष भेजता है, तो इसमें क्या होगा, राज्यपाल को निर्देश दे सकता है राष्ट्रपति की विधेयक को राज्य विधान सभा के पास क्या किया जाए, पुनर्विचार हेतु लौटा दिया जाए। लेकिन यहाँ ध्यान देने बात क्या है कि जब संसद द्वारा कोई ऐसा विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, संसद के पास अगर कोई विधेयक लौटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए, और संसद अगर उसे साधारण बहुमत से पारित करके पुनः राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो उससे क्या होता है, तो राष्ट्रपति को उसमें स्वीकृति देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। लेकिन ऐसा राज्य विधानसभाओं के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर राज्य विधानसभा का कोई विधेयक जो होगा, राज्यपाल अगर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजता है और राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो इसमें कोई अगर जो राज्य विधानसभा है वो फिर से अगर राष्ट्रपति के पास पहुंचा देती है विधेयक क्या पारित करके, तो उसको कितनी भी बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है राष्ट्रपति, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। यही लिखा है इसमें क्या, राज्यपाल को निर्देश देता है कि विधेयक को राज्य विधायिका के पास क्या करे, पुनर्विचार लौटा दे। और यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि यदि राज्य विधायिका विधेयक को पुनः राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है, तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है इससे। और अनुच्छेद 201 ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे क्या है, वह संसद के 17वां साल की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश आपको पता होगा आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। और अध्यादेश क्या करता है, संसद के पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक होता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो जो अध्यादेश होता है हमारा वो क्या होता है, निरस्त हो जाता है। तो यही लिखा है क्या, अगर संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है, मान लीजिए संसद की लोकसभा और राज्यसभा हैं, ठीक है, और इनका अगर सत्र नहीं चल रहा है, इनमें से या तो दोनों का सत्र नहीं चल रहा होगा या फिर किसी एक का भी सत्र नहीं चल रहा है अगर, तो उस स्थिति में क्या होती है, तो राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश जो जारी करता है राष्ट्रपति, जैसे संसद द्वारा कोई कानून या विधेयक पारित किया जाता है, उसी प्रकार की शक्ति है राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति अगर संसद का कोई एक सत्र ना चल रहा हो या दोनों ना चल रहे हैं, उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत। और उसकी जो अध्यादेश जारी किया उसकी जो शक्ति होगी वही विधेयक के समान होगी जो संसद पास करती है। तो यही दिया उसमें। और जब संसद की दोनों बैठक होंगी, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की, तो उस संबंध में क्या होगा, जो विधेयक जो अध्यादेश जारी किया राष्ट्रपति ने, अध्यादेश जो जारी किया राष्ट्रपति ने, उसको 6 हफ्ते के भीतर क्या करना पड़ेगा, दोनों सदनों से पास कराना पड़ेगा। अन्यथा जो विधेयक होगा, जो राष्ट्रपति का, मैं विधेयक बार बार बोल रहा हूँ, जो अध्यादेश होगा वो अपने आप ही निरस्त हो जाएगा, स्वतः निरस्त हो जाता है, अगर 6 हफ्ते के भीतर उसको दोनों सदनों से पास ना कराया जाए। किसको, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कराता है और संसद का सत्र चालू हो जाता है। तो ये चीज़ इसमें लिखी है। आगे क्या है इसमें, तो आगे देख लीजिएगा, इसमें जो दिया है, वह महानियंत्रक
और लेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग से अन्य रिपोर्ट क्या करता है, जितनी भी रिपोर्टें होती हैं इन सबकी संसद के समक्ष रखवाता है। तो किसकी किसकी, कैग की, यूपीएससी की, फाइनेंस कमीशन की। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, 280 है, ठीक है। अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद से भी क्वेश्चन बनते हैं। फाइनेंस कमीशन का 280 हो गया, यूपीएससी का 315 होता है अनुच्छेद, और कैग का 148 से कितना होता है, 51 तक होता है। और क्या दिया है इसमें, ये जितने भी मैंने दिए इसके आर्टिकल लिख लिए। और अटॉर्नी जनरल का ध्यान रखिएगा 76 होता है, एजी का कितना होता है, तो 76 होता है। ये एफसी का हो गया, फाइनेंस कमीशन का, ये यूपीएससी का हो गया, ये हो गया कैग का हो गया। तो ये अनुच्छेद ध्यान में रखिएगा जरूर से जरूर, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनके जितने भी ये हैं आयोग, ये इनकी जो रिपोर्ट होती है किसके समक्ष रखवाता है राष्ट्रपति, तो संसद के समक्ष रखवाता है। तो ध्यान क्या रखना है आपको, संसद से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं राष्ट्रपति के, वो कौन सी श्रेणी में आते हैं, तो राष्ट्रपति की विधायी कार्य, जो विधायी शक्तियाँ हैं उसके अंतर्गत आता है। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो संसद से रिलेटेड जितने कार्य होंगे वो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित होंगे। और कार्यकारी शक्ति हमने देख ली, नियुक्ति हो गया, और किसी प्रतिवेदन के जो अगर प्रधानमंत्री से बोलता है राष्ट्रपति तो वो भी विधायी कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आएगा। तो इसको एक बार फिर से पढ़िएगा, अच्छे से याद हो जाएगा आपको, रटने की कोशिश ना करिएगा, अपने आप एक दो बार पढ़ेंगे तो चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी आपके दिमाग में। आगे क्या है विधायी कार्य में, लास्ट देखते हैं कौन सा विधायी कार्य है। तो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह, लक्षद्वीप हो गया, दादर नागर हवेली हो गया, दमन दीव हो गया, में क्या करेगा, शांति, विकास और सुशासन के लिए विनियम बना सकता है। मतलब इतने क्षेत्र हैं, कौन से, अंडमान है, लक्षद्वीप है, और हमारा दादर नागर हवेली है, दमन दीव है। इनमें क्या करना है, इसमें सुशासन और विकास के लिए क्या कर सकता है, विधि बना सकता है, मतलब विनियम बना सकता है कौन, राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति की कौन सी, तो ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे जो इसमें दिया है क्या, परंतु केवल तब यह कर सकता है कि जब विधानसभा निलंबित हो और विघटित हो। तो इन क्षेत्रों में अगर विधानसभा निलंबित हो या विघटित चल रही है तभी ऐसा कर सकता है। इनके सुशासन के लिए और विकास के लिए ऐसे विनियम बना सकता है राष्ट्रपति, अगर यहाँ की विधानसभाएं विघटित हैं तो, ठीक है। आगे देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्तीय शक्तियों में क्या क्या है, हमने कौन कौन सी, कार्यकारी शक्ति देख ली, और दूसरी कौन सी देखी, पहली कार्यकारी, दूसरी विधायी देख लिया, तीसरी देखने जा रहे हैं। तीसरी कौन सी है, तो वित्तीय शक्ति है। वित्तीय शक्ति के संदर्भ में देखते हैं राष्ट्रपति के जो कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसा हमने बताया धन विधेयक जो होता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत होता है। ये पॉइंट ध्यान जरूर रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। और धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी राष्ट्रपति नहीं लौटा सकता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। मतलब धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है, इसलिए इसको पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटाया जा सकता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। ये कौन सी शक्ति है, राष्ट्रपति को वित्तीय संदर्भ में शक्ति दी गई है। साथ ही क्या, वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है आर्टिकल 112 मनी बिल, ध्यान रखिएगा कौन सा अनुच्छेद में आता है, तो 110 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट कहते हैं हम लोग सामान्य भाषा में, तो ये कौन से अनुच्छेद में आता है, तो 112 में। तो बजट और वार्षिक वित्तीय विवरण का अनुच्छेद ध्यान रखिएगा। क्या करता है, वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखता है राष्ट्रपति, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी जो अनुदान की मांगे हैं, अनुदान मांगों के संदर्भ में देख लेते हैं राष्ट्रपति की कौन सी वित्तीय शक्ति। तो अनुदान की जो होती है क्या, अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। तो जितनी भी डिमांड ऑफ ग्रांट होती है, अनुदान की मांग होती हैं, वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं की जा सकती है। पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन कौन सा, जो हमारा मनी बिल होता है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। साथ ही वार्षिक वित्तीय विवरण है वो क्या है, संसद के समक्ष रखवाता है कौन, राष्ट्रपति, और जो अनुदान मांगे हैं वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं की जा सकती हैं। तो यही चीज़ लिखा है। आगे क्या है, भारत की आकस्मिक निधि जो होती है, कंटिजेंसी फंड हो गया, और किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है कौन, तो राष्ट्रपति करता है अग्रिम भुगतान की। तो ये सब जितनी आप शक्तियाँ देख रहे होंगे, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति ले लीजिए, विधायी शक्ति ले लीजिए, और वित्तीय शक्तियाँ, कर तो ये सब राष्ट्रपति के नाम पे हो रही हैं, लेकिन करती कौन है, तो इसको ये सब किसके एड एंड एडवाइस से करता है राष्ट्रपति, तो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सिर्फ नाम से हो रहा है राष्ट्रपति के, लेकिन इसके संबंध में जो प्रावधान है वो किसमें दिया है, ये कौन करता है, तो ये सब सारे प्रावधान करती है मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसकी कुछ स्वाविवेकी शक्ति हैं, उनको भी हम देखेंगे एक अलग से लेक्चर में, जब हम राष्ट्रपति का जो इलेक्शन का प्रोसीजर है, जो बैलेट मतलब जो वरीयता वाला जो क्रम है, कौन सा, जो राष्ट्रपति का इलेक्शन किससे होता है, तो एकल संक्रमणी मत पद्धति होती है, जो गुप्त मतदान श्रेणी होती है, इसको जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पे राष्ट्रपति की ये चीज़ भी देख लेंगे, सारी चीज़ें, ठीक है। आगे देखते हैं क्या, वह राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। तो ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग का गठन भी
किस में आता है, तो वित्तीय शक्ति में आता है राष्ट्रपति की। तो वित्त आयोग की जो रिपोर्ट होती है वो किसके संसद के समक्ष रखवाने का कार्य जो होता है वो विधायी शक्ति होती है, लेकिन वित्त आयोग का गठन जो होता है वो कौन से संदर्भ में होता है, तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है। और जो वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य इनकी नियुक्ति किसमें, तो ये कार्यकारी शक्ति हो। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। न्यायिक शक्तियाँ देख लेते हैं क्या राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ और कार्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। वह क्या करता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती है। यानी नियुक्ति कौन सी, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे अन्य न्यायाधीश हो उच्चतम न्यायालय के, साथ ही उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी जो नियुक्ति के संदर्भ में जो कार्य है वो राष्ट्रपति के कौन से संदर्भ में आता है, तो राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है उसके संदर्भ में कार्य आते हैं। किसके, इनके संबंध में जो नियुक्तियों का प्रावधान है। और बाकी जिनकी भी नियुक्ति होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, वो कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आती हैं। उनको जरूर ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज ना होइएगा इसमें। आगे क्या है, उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती। अगर कोई विधि और किसी तथ्य पर राष्ट्रपति सलाह लेता है किससे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, तो वो ले सकता है। लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय ऐसी कोई सलाह देता है तो ध्यान रखिएगा ये सलाह कौन सी, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आती है, 143 पे। तो ये जो सलाह लेता है और राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य कर भी सकता है और कार्य नहीं भी कर सकता है, इस पर बाध्यकारी नहीं होगी। ठीक है, इतनी चीज़ अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो क्या कौन सी भी न्यायिक शक्ति में हो गई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनकी नियुक्ति के संदर्भ में जो प्रावधान है वो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। साथ ही अगर कोई सलाह लेता है राष्ट्रपति किसी विधि के संदर्भ में या किसी तथ्य के संदर्भ में सलाह लेता है राष्ट्रपति सीजीआई से, तो क्या होगा, वो बाध्यकारी नहीं होती राष्ट्रपति पे, उस सलाह के अनुसार कार्य करे या ना करे। ठीक है, वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। तो ये दो शक्तियाँ देख ली न्यायिक शक्तियों में। और देखते हैं कौन कौन सी न्यायिक शक्तियाँ हैं। तीसरी जो शक्ति दी गई, किसी अपराध के लिए दोषित व्यक्ति है जो उसको क्या के लिए दंडादेश का निलंबन कर सकता है या परिवर्तित कर सकता है, उसकी सजा, दंड या क्षमादान कर सकता है, प्राण जो दंड होता है, डेथ पेनल्टी, उससे राहत दिला सकता है, माफ़ी प्रदान कर सकता है। तो ये जो क्षमादान की शक्ति है, पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। तो क्षमादान की शक्ति कौन सी, राष्ट्रपति के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ आती हैं। उस संदर्भ में राष्ट्रपति के पास तीन कौन से क्षेत्र में शक्तियाँ ये मतलब प्रयोग कर सकता है, तो क्षमादान की शक्ति, अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें क्या किया जाए, सजा सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई हो, साथ ही उन सभी मामलों में जिसमें केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए सजा दी गई हो। अगर कोई केंद्रीय विधि है जिसके विरुद्ध अपराध के लिए सजा दी गई किसी व्यक्ति को, मान लीजिए एनएसए के तहत किसी व्यक्ति को क्या दी गई, सजा दी गई है, तो उस संदर्भ में क्या होगा, राष्ट्रपति उसकी सजा को माफ़ कर सकता है, उसकी सजा की अवधि कम कर सकता है, कठोर कारावास से साधारण कारावास में कर सकता है, बहुत सी सारी चीज़ें कर सकता है। उनको देखेंगे आगे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के अंतर्गत। और साथ ही क्या, दंड का स्वरूप अगर क्या डेथ पेनल्टी हो तो भी क्या करता है राष्ट्रपति, इस संदर्भ में माफ़ी प्रदान कर सकता है। तो ये तीन प्रकार की शक्तियाँ हैं किसके अंतर्गत, क्षमादान शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति की, और किसके अंतर्गत आती है, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती हैं क्षमादान की शक्तियाँ। और ये जो डेथ पेनल्टी है इसमें जो वैसे राज्यपाल की एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, राज्यपाल जो है हमारा उसके पास भी क्षमादान की शक्तियाँ होती है, लेकिन राज्यपाल क्या, अगर कोई सैन्य न्यायालय द्वारा सजा दी गई है और साथ ही किसी को डेथ पेनल्टी मिली है तो उसकी माफ़ी नहीं दे सकता, बाकी और सज़ा की अवधि कम कर सकता है, उसको स्वरूप बदल सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। लेकिन अगर सैन्य न्यायालय और साथ ही दंड का कारावास, दंड क्या मतलब डेथ पेनल्टी का अगर दिया गया कोई सज़ा, तो उस संदर्भ में क्या कर सकता है, राज्यपाल सज़ा की माफ़ी नहीं दे सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस संदर्भ में राष्ट्रपति के पास एकमात्र शक्ति है। तो ये हमारी न्यायिक शक्ति हो गई राष्ट्रपति की। कूटनीतिक शक्ति देख लेते हैं, कूटनीति में कौन कौन सी शक्ति है राष्ट्रपति के पास। अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, हालांकि इसके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते करता है राष्ट्रपति के नाम पे तो किए जाते हैं, लेकिन ये तभी किए जा सकते हैं जब संसद की क्या हो, अनुमति हो, अनिवार्य अनुमति होनी चाहिए संसद की, तभी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते किए जा सकते हैं। इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। साथ ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है तो कौन, राष्ट्रपति करता है। साथ ही कूटनीतिज्ञ जैसे राजदूत हो गए और उच्चायुक्त हो गए, हाई कमिश्नर और जो राजदूत होते हैं हमारे, एम्बेसडर होते हैं, तो इनके क्या करता है, इनको भी भेजता है और उनका स्वागत भी करता है। अगर किसी देश से राजदूत या उच्चायुक्त आ रहे हैं हमारे देश में तो उनका स्वागत करेगा। साथ ही अपने देश से भी जो अपने राजदूत हैं और उच्चायुक्त हैं, हाई कमिश्नर, तो उनको अन्य देशों में भी भेजता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें कूटनीतिक शक्ति में। सैन्य शक्ति क्या है, तो सैन्य शक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति के देख लेते हैं कौन कौन से प्रावधान दिए गए। तो भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, सबको पता होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं। जो तीनों की तीनों सेनाएं होती हैं हमारी, थल जल वायु,
इन सबका सर्वोच्च कमांडर होता है तो राष्ट्रपति होता है। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। इस क्षमता में वह क्या कर सकता है, थल जल वायु सेना देख लीजिए प्रमुखों को नियुक्त करता है। और साथ ही यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, एक नियुक्ति और हो गई हमारी, तो दो प्रकार की नियुक्तियाँ हो गई। कौन सी, अगर हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज और सीजीआई की नियुक्ति करता है तो वो कौन किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है हमारा न्यायिक शक्ति के अंतर्गत। और अगर जल थल और वायु जो सेना है उनके जो अध्यक्षों की अगर नियुक्ति करता है तो वो राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति में आती है, तो राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति के अंतर्गत आती है। ठीक है, नियुक्ति के संदर्भ में प्रावधान ध्यान रखिएगा। वायु युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा कर सकता है, लेकिन ऐसी घोषणा वो तभी करेगा जब क्या होगा, संसद की अनुमति के अनुसार ही करता है ये सब घोषणा। युद्ध की समाप्ति और शुरुआत करने की घोषणा जो होती है संसद की अनुमति के बिना राष्ट्रपति अपने मन से नहीं कर सकता है, इसमें संसद की अनुमति अनिवार्य है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन देख लेते हैं, आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति की, इनको अलग से भी पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं इनको अलग से पढ़ेंगे, इमरजेंसी पूरा चैप्टर है एक अलग से लक्ष्मीकांत में, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसमें डिटेल्ड में दिया गया आर्टिकल 352 की आधारों पर लगाया जा सकता है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, और जिसमें अमेंडमेंट हुआ उसको भी देखेंगे, 356 देखेंगे। ठीक है, 356 और 65 एक साथ पढ़ेंगे, और 360 भी देखेंगे, वित्तीय आपातकाल। इन सारी चीज़ों को देखेंगे जो वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा हमारे देश में, इनको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसका अलग चैप्टर है, यहाँ पे एक दे दिया है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति के अंतर्गत ही आते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा, 352 के अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाया जाता है संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, तो उसको भी पढ़ेंगे अच्छे से आपातकालीन चैप्टर में, इमरजेंसी के चैप्टर में। और साथ ही वित्तीय आपातकाल जो आज तक नहीं लगा हमारे देश में, उसको भी अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बार कौन सा लगा है, तो भारत में राष्ट्रपति शासन लगा है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये सारी शक्तियाँ किसके अंतर्गत आती हैं, तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत आती हैं, तो इनको भी देखेंगे अच्छे से हम। ठीक, तो ये सारी शक्तियाँ हमने पढ़ ली राष्ट्रपति की, कौन कौन सी पढ़ ली, कार्यकारी पढ़ ली, विधायक पढ़ ली, न्यायिक पढ़ ली, और कूटनीतिक पढ़ ली, सैन्य शक्ति पढ़ लिया। और कौन सी शक्ति पढ़ी, तो और हमने इसमें पढ़ा है कार्यकारी हो गई, विधायी हो गई, वित्तीय शक्तियाँ भी पढ़ ली, न्यायिक शक्तियाँ पढ़ ली हमने, सैन्य देख ली शक्ति, कूटनीतिक शक्ति देख ली, और इमरजेंसी प्रोविजन देख लिया। इनको देख लिया हमने, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। तो वीटो पावर के संदर्भ में देख लेते हैं कौन कौन सी शक्ति हैं। तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, इसको देखते हैं क्या, वीटो शक्ति, संसद द्वारा अगर कोई पारित विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे सकता है। सहमति मतलब जब हस्ताक्षर करके उसको सहमति दे सकता है, तब क्या होता है, वो कानून बनता है, नियम बनता है। ठीक, तो ये दिया है, जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो राष्ट्रपति के पास क्या निम्न विकल्प होते हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से विकल्प होते हैं। अनुच्छेद 111 ध्यान रखिएगा वीटो पावर का, तो वीटो पावर अनुच्छेद 111 ध्यान रखिएगा, जरूर से जरूर क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के पास निम्न प्रावधान है, अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष भेजा जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, इसमें स्वीकृति दे सकता है। जैसा हमने भी ऊपर पढ़ा, कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष आता है तो राष्ट्रपति इसमें स्वीकृति दे सकता है। दूसरा क्या, स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। और तीसरा क्या है, या अगर विधेयक क्या धन विधेयक नहीं है तो उसको संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करता है तो क्या होता है, राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होगी इस पर। तो ध्यान रखिएगा, ये हमने पढ़ लिया था ऊपर भी, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत। आगे इसमें दिया है क्या, इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित जो विधेयक होते हैं उसको संबंध में वीटो शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, अर्थात विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। यह शक्ति के देने के दो कारण हैं। अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है, ना तो उसमें स्वीकृति देता है ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है, लेकिन अपने पास सुरक्षित रख लेता है, तो ये शक्ति देने के लिए दो कारण इसमें दिए गए हैं। अगर विधेयक राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रखता है तो इसको ध्यान लिखिएगा। इसमें क्या होता है, दो कारण इसके शक्ति देने के लिए राष्ट्रपति को, कि अगर संसद को जल्दबाजी में और सही ढंग से विचारित न किए गए विधान को बनने से रोकना। तो पहले क्या है, अगर कोई संसद जल्दबाजी में कोई विधेयक पारित करा के सीधे राष्ट्रपति के पास भेज सकती है तो उस संबंध में प्रावधान किया गया है, राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। साथ ही किसी असंवैधानिक विधान को रोकने के लिए भी शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को, कौन सी, विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने की। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्तमान राज्यों के कार्यकारी प्रमुखों को वीटो शक्तियों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो वर्तमान में देखें, जो भारत में तो केवल राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति दी गई। कौन कौन सी, अत्यंतिक हो गई, पॉकेट हो गई, और साथ ही निलंबनकारी वीटो जिसको कहते हैं। तो ये हमारे 3 प्रकार के राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। होते वैसे वीटो 4 प्रकार के हैं। जो विशेषीकृत वीटो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, तो उसे देखेंगे भारत के राष्ट्रपति को क्यों नहीं दी गई। तो वीटो के संबंध में क्या है, 4 प्रकार के वीटो होते हैं। कौन सा, अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो में क्या होता है, विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, कौन सा, राष्ट्रपति के पास जो विकल्प होते हैं 3, कौन कौन से प्रकार के, विधेयक सुरक्षित रख सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है,
और स्वीकृति दे सकता है। स्वीकृति दे देगा तो कानून बन जाएगा, फिर उससे कोई मतलब नहीं। अगर विधेयक अपने पास सुरक्षित रखता है तो सुरक्षित रखने का जो प्रावधान दिया गया है वो दो प्रकार से, दो किस लिए दिया गया है, संसद कोई जल्दबाजी में निर्णय ना पास कर दे, साथ ही कोई क्या हो, संवैधानिक विधान, असंवैधानिक कोई विधान अगर संसद बनाती है तो उसको रोकने के लिए शक्ति दी गई है। कौन सी, हमारी अत्यंतिक वीटो की। और इस वीटो में क्या होता है, राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है, ठीक है, ना तो उसमें अनुमति देता है ना ही वापस भेजता है, उसके पास अपने पास सिर्फ सुरक्षित रख लेता है, ठीक है। तो ये कौन सा वीटो हो गया हमारा, तो ये अत्यंतिक वीटो होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अत्यंतिक वीटो में क्या, राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। अत्यंतिक वीटो क्या, राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है, ना उसमें अनुमति देता है ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है। तो ये अत्यंतिक वीटो होता है। विशेषित वीटो देखते हैं इसमें क्या है। विशेषित वीटो जो होता है उसमें क्या होता है, विधायिका द्वारा उच्च बहुमत द्वारा निरस्त किया जा सकता है इसको। तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास तो खैर नहीं है विशेषित वीटो, ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है विशेषित वीटो। और विशेषित वीटो का मतलब ये होता है कि अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाता है किसी विधेयक को, तो उसमें क्या करना पड़ता है, एक स्पेशल मेजोरिटी से संसद को पुनः उसको पास करना पड़ता है, फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो ये शक्ति हमारे भारत में राष्ट्रपति के पास नहीं है। ये शक्ति तो है, राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन उसमें संसद क्या करती है, साधारण बहुमत से उसको पारित करके फिर भेजती है दोबारा, तो उसको हम निलंबनकारी वीटो कहते हैं। तो ये शक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं, विशेषित वीटो, जिसमें अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो संसद क्या करेगी, उसको एक स्पेशल मेजोरिटी से पास करके पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है। तो मतलब क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी से पास करके राष्ट्रपति के पास पुनः भेजती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये राष्ट्रपति के, इंडिया के राष्ट्रपति के पास इस विशेषित वीटो की शक्ति नहीं है। निलंबनकारी वीटो की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसमें क्या होता है, जो अगर कोई जो विधायिका होगी जहाँ पे भेजता है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए, उसको क्या करना होता है, साधारण बहुमत से उसको निरस्त करके वापस राष्ट्रपति के पास भेजना होता है। तो साधारण बहुमत से पास करके राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक भेजा जाता है, अगर कोई राष्ट्रपति, चलिए यहाँ ध्यान रखिएगा क्या, विशेषित वीटो और हमारा कौन सा, निलंबनकारी। तो विशेषित वीटो में हमने बता दिया, स्पेशल मेजोरिटी से पास करके राष्ट्रपति के पास पुनः भेजा जाता है, तब राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर के लिए बाध्य होता है। और निलंबनकारी वीटो में क्या होता है, अगर राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है संसद के समक्ष और संसद उसको साधारण बहुमत से पारित करा देती है और फिर राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो वो हमारा कौन सा हो गया, निलंबनकारी वीटो हो गया। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और पॉकेट वीटो क्या है, तो पॉकेट वीटो क्या है, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना, अपनी पॉकेट में रख लेना, कोई निर्णय नहीं करना, ये पॉकेट वीटो होता है हमारा। तो ध्यान रखिएगा ये। तो 4 प्रकार के वीटो हैं। आगे दिया है, भारत के राष्ट्रपति में 3 शक्तियाँ, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो निहित हैं। और भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में विशेषित वीटो महत्वहीन है तथा यह अमेरिका के राष्ट्रपति का द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को तीनों वीटो की व्याख्या निम्न प्रकार से दी गई है, देख लेते हैं इनको अच्छे से डिटेल में। और एब्सोल्यूट वीटो या अत्यंतिक वीटो देख लेते हैं। अत्यंतिक वीटो के संबंध में क्या है, राष्ट्रपति की उस शक्ति से जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है और वह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है कि अधिनियम नहीं बन पाता है। और यह वीटो निम्नलिखित 2 मामलों में प्रयोग करता है राष्ट्रपति। तो अत्यंतिक वीटो कौन कौन से मामलों में प्रयोग करता है, इनको देख लेते हैं। 2 मामले दिए गए हैं यहाँ पे। पहला मामला जो जिसमें दिया है क्या, गैर सरकारी अगर कोई सदस्य विधेयक पारित करता है, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में यूज़ करता है राष्ट्रपति अत्यंतिक वीटो का। और साथ ही सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल अगर त्याग पत्र दे देती है, और क्या होता है, सरकारी जो हमारा सरकारी विधेयक है अगर वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे देती है, तो इस संबंध में क्या राष्ट्रपति कौन सा वीटो यूज़ कर सकता है, अत्यंतिक वीटो का उपयोग कर सकता है। तो ये ध्यान में दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, जब विधेयक पारित हो गया हो और राष्ट्रपति, आगे देखते हैं क्या, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए मिलना शेष हो और नया मंत्रिमंडल क्या करे, राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर सहमति न देने के लिए सलाह दे दे। तो एब्सोल्यूट वीटो तो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, 2 प्रकार के मामलों में। कौन कौन से, पहला गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक द्वारा अगर कोई संबंध में यूज़ करता है राष्ट्रपति, और साथ ही सरकारी विधेयक के संदर्भ में जब यूज़ करता है जब कोई सरकारी विधेयक पारित हो गया और लोकसभा राज्यसभा से और राष्ट्रपति के समक्ष भेजा गया और उस समय क्या हो, जो मंत्री सरकार है वो बर्खास्त हो जाती है, तो उस संबंध में जो नई सरकार बनती है वो क्या करती है, राष्ट्रपति को ऐसा करने से कह सकती है कि इस प्रकार का वीटो यूज़ करे ताकि जो विधेयक है वो कानून ना बन सके, एक्ट ना बन सके। तो यही इसमें लिखा है। आगे देखते हैं ये यूज़ कब हुआ हमारा, कौन सा वीटो, अत्यंतिक वीटो का यूज़ कब हुआ हमारा। तो 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, पेप्सू विनियोग विधेयक पर अपना निर्णय रोक कर रखा था। तो किसमें, पेप्सू विनियोग विधेयक था एक 1954 में, तो उस पर क्या किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समय सरकार थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री वाली सरकार ने क्या किया था,
राष्ट्रपति को ऐसा विधेयक रोक के रखने के लिए कहा था, कौन सा, पेप्सू विनियोग विधेयक को। और यह विधेयक संसद द्वारा उस समय पारित किया गया था जब पेप्सू PEPSU राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था, परंतु जब विधेयक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया। पुनः 1991 में R वेंकटरमन द्वारा संसद का कौन सा, संसद सदस्यों के वेतन भत्ता और पेंशन विधेयक को रोक कर रखा गया था। यह विधेयक संसद द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश को प्राप्त किए बिना ही पारित कर दिया गया था। तो दो बार इसका यूज़ हुआ है। कौन कौन सा, पेप्सू विनियोग विधेयक ध्यान रखिएगा 1954 में और 1991 में। 1991 से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, LPG रिफॉर्म से कनेक्ट कर लीजिएगा। जब 1991 में क्या हुआ था, R वेंकटरमन द्वारा क्या किया था, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन के संदर्भ में एक विधेयक पारित किया गया था। उसको क्या किया था, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना भेज दिया गया था, इसलिए राष्ट्रपति ने क्या किया था, इस पर ऐतराजिक वीटो का यूज़ किया था, तो 1991 में। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो को देख लेते हैं क्या होता है। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटाता है। हालांकि यदि संसद विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर दे, पारित कैसे करें, या संशोधन के साथ या संशोधन के बिना, और पारित की मेजोरिटी क्या होनी चाहिए, साधारण बहुमत, मतलब 50% +1 उपस्थितों मत देने वालों का, पारित कर देती है और राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो उस पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देना बाध्यकारी होता है। इसका अर्थ क्या है, राष्ट्रपति इस वीटो को, उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जाता है, जो उच्च बहुमत द्वारा नहीं, जैसा कि अमेरिका में होता है। अमेरिका में विशेषित वीटो होता है तो वहाँ पे उच्च बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, लेकिन भारत के संदर्भ में निलंबनकारी वीटो का कैसे यूज़ होता है, तो साधारण बहुमत द्वारा उसको पारित करके पुनः भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति जो पुनर्विचार के लिए भेजता है उसको निरस्त कर दिया जाता है साधारण बहुमत से। जितनी चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे क्या क्या, जैसा पूर्व में बताया गया कि राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति में किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उस पर रोक कर रख सकता है, परंतु उसे संसद के लिए पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। तो धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति या तो विधेयक पर क्या स्वीकृति देता है या स्वीकृति को रोक के रख सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास दो शक्तियाँ हैं। स्वीकृति तो दे दिया तो विधेयक तो पास ही हो जाएगा, लेकिन दूसरी शक्ति कौन सी है, और स्वीकृति रोक के भी रख सकता है। किस संदर्भ में, धन विधेयक के संदर्भ में। ये लाइन ध्यान रखिएगा अच्छे से, क्या, धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास एक शक्ति और है, क्या, कि उस पर जो विधेयक है उस पर अपनी स्वीकृति रोक के रख सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, लेकिन पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। साधारणतः राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उस समय दे देता है जब संसद से उसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और धन विधेयक आपको पता होगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, इसलिए उसी समय वो अपनी जो क्या होता है उसकी संस्तुति दे देता है, तो इसीलिए धन विधेयक को वापस नहीं लौटा सकता राष्ट्रपति, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। पॉकेट वीटो देख लेते हैं। निलंबनकारी देख लिया, अत्यंतिक वीटो देख लिया, पॉकेट वीटो देखते हैं। इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर ना कोई सहमति देता है, ना स्वीकार करता है और ना ही लौटाता है। ना सहमति देगा, ना स्वीकृति देगा और ना ही वापस लौटाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो। परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। तो पॉकेट वीटो के संदर्भ में एक प्रावधान और दिया गया है कि राष्ट्रपति के पास कोई समय सीमा नहीं है कि राष्ट्रपति विधेयक को कब लौटाएगा वापस, ठीक है। उस पर ना स्वीकृति देगा, ना स्वीकृति देगा, ना ही उसको पुनर्विचार के लिए लौटाएगा, उस अपने पास एक पॉकेट में रख लेगा उसको, इसलिए इसको पॉकेट वीटो कहते हैं। और यह निश्चित काल के लिए भी किसी विधेयक को रोक के रख सकता है पॉकेट वीटो के रूप में। राष्ट्रपति को विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने की शक्ति पॉकेट वीटो के नाम से जानी जाती है और सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से हो सकता है। राष्ट्रपति की इस वीटो शक्ति का प्रयोग इस आधार पर करता है कि संविधान में उसके समक्ष आए किसी विधेयक पर निर्णय, देख लेते हैं आगे क्या, राष्ट्रपति इस वीटो शक्ति का प्रयोग किस आधार पर करता है, तो संविधान में उसके समक्ष आए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए कोई समय सीमा दी नहीं गई है। जैसे मैंने बता दिया, निश्चित काल के लिए इसको अपनी पॉकेट पर रख के घूम सकता है, ना उसमें स्वीकृति देगा, ना स्वीकृति देगा और ना ही उसमें पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। तो ये क्या है, पॉकेट वीटो अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है और संविधान में कोई समय सीमा नहीं गई, इसलिए अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है। दूसरी ओर अमेरिका जो है हमारा, वहाँ पे क्या है, अमेरिका में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर यह विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाना होता है। इस प्रकार यहाँ कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा है। तो जो वीटो की शक्ति है, अगर उसको देखें तो भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के वीटो शक्ति से ज़्यादा है। तो यहीं पर दिया है, यहाँ पे क्या, तो अगर अमेरिका का राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास रखता है तो उसको 10 दिन के भीतर उसको वापस पहुँचाना ही होता है, लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है, ना ही संविधान में कोई ऐसा प्रावधान दिया गया कि कितने दिनों के भीतर राष्ट्रपति को इस वापस लौटाना होगा किसी विधेयक को, ठीक है। अनिश्चित काल के लिए किसी विधेयक को लंबित रखना ही पॉकेट वीटो होता है, और पॉकेट वीटो में ना निर्णय देता है, ना स्वीकृति देता है और ना इसको पुनर्विचार के लिए लौटाता है। तो यही हमारा पॉकेट वीटो हो गया। देख लेते हैं इसका यूज़ कब कब हुआ। 1996 में कौन, ज्ञानी जैल सिंह हमारे थे,
उन्होंने क्या किया था, भारत डाक अधिनियम के संदर्भ में इस वीटो का प्रयोग किया था। तो कौन से वीटो का, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। कौन से, भारत डाक हमारा वो आया था अधिनियम, उसके संदर्भ में इसका प्रयोग किया था। और राजीव गांधी सरकार द्वारा पारित विधेयक जो प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए और इसकी अत्यधिक आलोचना हुई थी। 3 वर्ष के पश्चात 1989 में अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने यह विधेयक नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार के भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द कर दिया। ठीक है, तो 2 बार यूज़ हुआ है। कब, जब राजीव गांधी की सरकार में जब प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया गया था तो उन्होंने अपने पास रख लिया था, और जब नई सरकार बनी तो उसके पास पुनर्विचार के लिए भेजा, लौटाया उसको। तो जो सरकार नहीं बनी उसने रद्द कर दिया। और पहली बार कब, ज्ञानी जैल सिंह के समय यूज़ हुआ है। कौन सा, हमारा पॉकेट वीटो, और किसमें, भारतीय डाक अधिनियम के संदर्भ में। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें। यहाँ बात कौन सी ध्यान देने वाली है यहाँ पे, कि संविधान संशोधन से संबंधित जितने भी अधिनियम है राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। संविधान संशोधन अधिनियम से अगर संबंधित कोई भी विधेयक है तो उसके संदर्भ में राष्ट्रपति के पास ना ही पॉकेट वीटो यूज़ करता है, ना ही अत्यंतिक वीटो यूज़ कर सकता है, ना ही निलंबनकारी वीटो का यूज़ कर सकता है। उस संदर्भ में राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं है, उसको स्वीकृति देनी ही देनी होती है, आवश्यक है ये। तो यही दिया गया है यहाँ पे। 24वां संविधान संशोधन 1971 में क्या किया, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया। यह अमेंडमेंट ध्यान रखिएगा, कौन सा, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। इसमें क्या बताया गया कि राष्ट्रपति जो होगा, अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है और वो राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है, तो राष्ट्रपति के पास उस संदर्भ में कोई भी वीटो की पावर नहीं होगी, ना ही वो स्वीकृति देगा, मतलब ना ही उसके पास निलंबनकारी वीटो की शक्ति है, ना ही पॉकेट वीटो की, और ना ही अत्यंतिक वीटो की। कोई भी वीटो शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं होगी। ये कौन सा, 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। उसी में यह निर्धारित कर दिया गया था कि राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही देनी है। तो इतनी चीज़ ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या, राज्य विधायिका के पास राष्ट्रपति का वीटो। तो इसको देख लेते हैं, राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो। तो राज्य विधायिका के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियाँ हैं। और राज्य विधायिका द्वारा अगर पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति अधिनियम बनता है, क्या दिया गया, अगर राज्य विधायिका द्वारा कोई विधेयक अधिनियम बनता है और जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देता है तो क्या होता है इसमें, आगे देखते हैं। जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित किया जाता है और राज्यपाल के विचारार्थ उसके स्वीकृति के लिए लाया जाता है, तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जो राज्यपाल है उसके पास क्या, 4 विकल्प प्रस्तुत होते हैं। कौन कौन से, पहला विकल्प कि स्वीकृति दे दे, दूसरा स्वीकृति सुरक्षित रख ले, तीसरा यदि धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है राज्यपाल, और चौथा क्या कर सकता है, तो चौथा ये जो प्रावधान है, राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है कोई भी विधेयक। तो ध्यान क्या रखना है, राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास भी वीटो शक्ति हैं। ठीक है, और जो राज्यपाल के पास वीटो शक्ति है उसके पास 4 प्रकार के ऑप्शन होते हैं। पहला, सुरक्षित कर सकता है स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है यदि वह धन विधेयक नहीं हो उस राज्य का, और साथ ही चौथा जो ऑप्शन दिया रखा है राज्यपाल को कि वो राष्ट्रपति के समक्ष भी क्या कर सकता है, इसको आरक्षित कर सकता है। और जब राष्ट्रपति के पास ये आरक्षित करता है, राज्यपाल कोई विधेयक भेजता है स्वीकृति के लिए, तो राष्ट्रपति के पास उस पर 3 ऑप्शन होते हैं। जैसा हमने इसको पहले पढ़ा है कि राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक के रख सकता है, और कितने बार भी उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, बशर्ते वो धन विधेयक ना हो। ठीक है, और संविधान संशोधन विधेयक पहली बात तो हाँ राज्यों में पेश नहीं किए जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कितने बार भी राष्ट्रपति जो होगा, राज्यपाल को ये कह सकता है कि इसको पुनर्विचार के लिए लौटाता रहे, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है राष्ट्रपति के पास। तो ये देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका के संदर्भ में वीटो शक्ति किसकी, राष्ट्रपति की। तो ये कंपेयर करके दिया हुआ है, जैसे क्या, इसको बाद में देखेंगे, पहले और पढ़ लेते हैं, क्या बाध्य नहीं है, ये हमने देख लिया। आगे इसका अर्थ क्या है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती है। तो अगर राष्ट्रपति कोई वीटो यूज़ करता है राज्य विधायिका के संदर्भ में, तो राज्य विधायिका उसके वीटो को निरस्त नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त क्या है, संविधान में यह समय सीमा भी नहीं है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ अगर कोई विधेयक लाया जाता है तो राष्ट्रपति उसमें कब तक अपना निर्णय देखता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य विधायिका के संदर्भ में पॉकेट वीटो का भी प्रयोग कर सकता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, क्या आगे देख लेते हैं, इसमें केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका के संदर्भ में दोनों राष्ट्रपति की वीटो जो शक्ति है उसको देख लेते हैं। अगर सामान्य विधेयक के संदर्भ में दोनों की शक्तियाँ देखते हैं, सामान्य विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियाँ होती, क्या, स्वीकृति दे, अस्वीकार कर दे, वापस कर दे। और राज्य विधायिका के संदर्भ में स्वीकृति दे, अस्वीकार कर दे, वापस कर दे। लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में देखते हैं कौन कौन सी शक्ति है। केंद्रीय विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति और राज्य विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है, राज्यपाल जो राज्य विधायिका उसकी भी धन विधेयक होता है तो वहाँ भी राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है, लेकिन क्या कर सकता है, वापस नहीं भेज सकता। तो राष्ट्रपति धन विधेयक के संदर्भ में हमने शुरुआत में ही बताया,
पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, या स्वीकृति दे या अस्वीकृति दे, लेकिन पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अगर राज्य का कोई धन विधेयक है उस पर स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति दे सकता है, परंतु वापस नहीं कर सकता है। ये सेम प्रावधान है धन विधेयक के संदर्भ में, ध्यान रखिएगा। और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में आपको पता होगा 24वां संविधान संशोधन हमारा 1971, जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा, राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य है, और राज्य विधायिका में संविधान संशोधन विधेयक क्या पेश नहीं किए जाते हैं। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये लिखा है इसमें। आगे देखते हैं क्या। तो ये हमने देख लिया वीटो शक्ति राष्ट्रपति की जितनी भी थी। अब ये जो दे रखा है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और इसमें भी क्या बचा है, क्षमादान की शक्ति और संवैधानिक स्थिति राष्ट्रपति की। तो इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो और आपको पढ़ने में भी असहजता ना हो, इस चक्कर में ये वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं आज का। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और बाकी कोई दिक्कत आ रही हो पढ़ाई से रिलेटेड तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, टेलीग्राम चैनल अपना इंस्टा ID, वहाँ पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ये हमने बता दिया था शुरुआत में ही। बाकी लेक्चर की PDF के लिए बता रखा है टेलीग्राम चैनल कंसाइज GS फॉर ISPCS, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड होगा। और जो M लक्ष्मीकांत की सीरीज़ चल रही है उसका भी जो प्लेलिस्ट का लिंक होगा वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति देखेंगे और अध्यादेश जारी करने की शक्ति देखेंगे। अध्यादेश शक्ति जो आपको पता होगा विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है, और क्षमादान शक्ति न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती है। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे, और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति उसको भी अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।